देखिए, बड़ा अहम सवाल है कि क्या ये प्रोपोजिशन क्या थी, किस सूरत हाल में ये निर्णय लिया गया है, नजरसानी यानी जिसे कि रिव्यू कहते हैं, उसकी एप्लीकेशन क्यों बर्खास्त कर दी गई, क्यों उसको रिजेक्ट कर दिया गया। ये तमाम बातों के लिए आपने बहुत अच्छा बेस बताया कि क्या हुआ था। 2002 का ये इंसिडेंस था, 2004 में एक स्पेशल कोर्ट को शिफ्ट कर दिया गया था अहमदाबाद से बॉम्बे। तो और उसके बाद उन लोगों को मुस्लिम पाया गया और उनको सजा दी गई पूरे लाइफ सेंटेंस की। देखिए, यहां एक जानना बहुत जरूरी है, लाइफ सेंटेंस का वैसे तो मायना होता है जो नेचुरल लाइफ है एक पर्सन की, उसको पूरे लाइफ को जेल में रहना होता है, ये मायना होता है लाइफ सेंटेंस का। लेकिन हमने पहले भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम कोर्ट्स को ऐसे मुल्जिमों को पहले मतलब 14 साल में, 16 साल में, 18 साल में और यहां तक कि 12 साल में, 10 साल में भी रिलीज होते हुए लाइफ कन्विक्ट्स को देखा है। रिविजन कहते हैं उसको। रिविजन की जो मेजर जो रीजन होता है वो होता है कंडक्ट ऑफ द एक्यूज। जो एक्यूज जब जेल में रहे उस दौरान उन्होंने क्या क्या काम किया, जो 10 साल 15 साल जेल में बिताए उनमें क्या सोशल वर्क भी किया, क्या कोई अपने आप उनके अंदर उनको ऐसा फीलिंग हुआ और उन्होंने अच्छे कामों को किया, ये देखा जाता है कि कैसा कंडक्ट रहा है जेल में, उसने क्या क्या किया। जैसे अच्छे कामों में मैं आपको कुछ एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे साथी मुल्जिमानों को पढ़ाना, कुछ अच्छे आर्टिकल्स लिखना, चैरिटी करना, जो पैसे वहां उन्होंने जेल में काम करके कमाए हैं उनको चैरिटी में खर्च करना, और तमाम ऐसे एग्जांपल्स हैं जो मैं भी 100 और गिना सकता हूं जो वहां पे उसके कंडक्ट को बताते हैं। इसके अलावा बाकी मुल्जिमान जो वहां पे हैं उनसे बिहेव कैसा था, रूल्स रेगुलेशंस जो हैं उनको कैसे फॉलो किया, और वो तमाम चीजें देखी जाती हैं और उसके आधार पे, उसके बेसिस पे जो है रिविजन किया जाता है। रिविजन के लिए भी जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट नहीं है। हाँ। इसमें केंद्र सरकार की भूमिका नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। क्या स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन भी लेनी होती है? इस तरह के भी रूल्स है कॉन्स्टिट्यूशन में? ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। लेकिन अगर कोई, जैसे अब सुप्रीम कोर्ट में फिर क्यों आ गया, अगला सवाल आपका ये होगा। सुप्रीम कोर्ट में इसलिए आ गया क्योंकि रिविजन वहां पे इन 11 मुल्जिमान को रिविजन किया गया था। और पहले एक सवाल उठा था जो मई में, उसमें ये कहा गया था कि क्या गुजरात सरकार को इसका अख्तियार है, तो जवाब ये आया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था क्योंकि ये जुल्म जो है ये गुजरात की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आता है, इसलिए गुजरात सरकार को इसका पूरा अख्तियार है। इससे पहले ये क्यों चैलेंज किया गया था, क्योंकि बॉम्बे हाई ठीक है संजय के चड्डा जी आपके पास आएंगे। लेकिन जो रिसेंट जो पॉलिसीज है रेप को लेकर, आपने भी देखा होगा जब 2012 का मामला हुआ था निर्भया का, उसके बाद से जो कानून थे उसमें काफी तरमीम की गई थी और उन नई पॉलिसीज के हिसाब से जो मर्डर के कन्विक्ट्स हैं, जो रेप के कन्विक्ट्स हैं, उनको रिमिशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन किस तरह से लूप होल्स को देखा गया, किस तरह से एक नजीर बनाई गई, चीजों को तलाशा गया कि कैसे इन लोगों को रिहा किया जाए, तो आपको नहीं लगता कि किसी तरह का एक कॉन्फ्लिक्ट इस सारी चीजों में नजर आता है? देखिए, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 2012 में वर्मा कमीशन बनी थी निर्भया के केस के बाद, और उसने जो क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस है उसमें एक बहुत बड़ा टर्नओवर किया था, चेंज लाए थे, और महिलाओं के खिलाफ, खवातीनों के खिलाफ हो रहे तमाम अन्यायों को जो है उसको सख्ती से और खासी सख्ती से निपटने के लिए कानून में चेंजेस किए थे। देखिए, कई सारे नए सेक्शंस ऐड किए थे, जो पुराने सेक्शंस चल रहे हैं रेप इत्यादि के, उनको और स्ट्रॉन्ग किया था और कठिन से कठिन पर जिसे कहते हैं कि सजा का प्रोविजन किया गया था। ये जैसा अभी आपने बताया 2012-13 में ये सब हुआ। उसके बाद ये जो महिलाओं के खिलाफ हो रहे रेप,
मर्डर, ये तो बड़ा हीनियस क्राइम है, नो डाउट अबाउट इट। इस ऐसे कानून को बहुत सख्त तरीके से निपटाने के लिए प्रोविजन किए गए। निश्चित तौर पे एक, अगर हम एक तरफ से इसको देखें तो एक ये बात बड़ी जहन में पहले ही आती है कि ये मुल्जिमान जो हैं इनको लाइफ का कन्विक्शन था, तो उनको नेचुरल लाइफ रहना चाहिए था। लेकिन मैं आपके माध्यम से बड़ी स्पष्टता से कहना चाहता हूं, देखिए लाइफ कन्विक्ट जरूर थे, लेकिन कानून की व्यवस्था ऐसी है कि लाइफ डजंट मीन नेचुरल लाइफ। लाइफ मीन्स 14 साल, 15 साल और उसके बाद कंडक्ट ऑफ द एक्यूज पर्संस। नाउ यहां पे कंडक्ट पे बहुत सवाल उठे हैं। कई लोगों ने बल्कि जो परोल पे आए थे उन्होंने परोल तक को ब्रेक किया है, और ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है मेरे हिसाब से, क्वेश्चन मार्क है कि क्या ऐसा आदमी जिसने परोल ब्रेक करी है और कई कई दिनों से, महीनों से उस परोल को ब्रेक किया है, क्या उनको भी रिमिशन मिल सकता है? ये सारी चीजें कानूनी तौर पे देखी जानी चाहिए, और इन चीजों को यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्क्रूटनी होनी चाहिए। यहाँ पे ये चेक करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि क्या ये तमाम चीजें सही तरीके से फॉलो हुई हैं, जो नियम बने हुए हैं उनको फॉलो किया गया है। ये एक प्रश्न है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आज नकार दिया है कि हाँ ये राइट था गुजरात गवर्नमेंट का, तो इसको हम लोग रिव्यू नहीं करेंगे। जो करेक्ट पोजीशन है वो आज की ये है। संजय के चड्ढा जी, आपसे जानना चाहेंगे 1992 की रेमिशन पॉलिसी क्या कुछ कहती है? क्या आपको नहीं लगता इतने दिनों के बाद जिस तरह का सीरियस क्राइम रेप है उसको लेकर इन चीजों को तब्दील करने की जरूरत है? देखिए, आपने बहुत लॉ क्या है, लॉ सोसाइटी को सर्व करता है। इसी तरीके से 1992 में जो रिवीजन की पॉलिसी थी जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई, क्योंकि जेल एक स्टेट का सब्जेक्ट है, तो समय के हिसाब से थोड़ा डेवलपमेंट हुआ। केसेस में 2012 में हमने देखा वर्मा कमीशन की रिपोर्ट आई, उससे और उस कानून को और सख्त करने की बात की गई। तो ये तमाम पहलू उठे और वो सामने भी आए, लेकिन ये बड़े इसको कैसे कहना चाहिए कि हम, ये बात बड़ी स्पष्ट है कि 1992 के बाद रिमिशन के कानून में कोई तब्दीली या तरमीम या अमेंडमेंट नहीं किया गया, जो कि किया जाना चाहिए, क्योंकि एक ही लय में कानून को बनना चाहिए। एक ही लय में एक कानून कह रहा है कि सख्ती दिखानी है और दूसरी ओर एक कानून के दूसरा पक्ष कह रहा है कि सख्ती नहीं साहब, रिमिशन कर दीजिए। तो ये तमाम चीजें बहुत अहम है, और इस पर्टिकुलर केस में एक जो पक्ष जो बार बार सामने आता है, जहां पे हम एक प्रश्न चिन्ह उठता है, जहां पे एक क्वेश्चन मार्क उठता है, वो ये है कि रिमिशन का जो एक सिद्धांत दिया गया है जो है, वेदर दे हैव फॉलोड, जो लॉ की सही चीज है उसको सही तरीके से फॉलो किया है, क्या जो 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 कंडक्ट है एक्यूज पर्संस का, 11 यहाँ पे एक्यूज थे, और हम सबको इस बात की जानकारी है कि उनमें से कई लोगों ने जो पहले परोल के नियम को तोड़ा और उसके बाद जो है कई और चीजों में भी उनके साथ इतनी नरमी से बर्ताव नहीं होना चाहिए था। ये बात पहले भी सामने आई है और अभी भी कही जा रही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात बड़ी क्लियर करना चाहता हूं कि 14 साल से जब ऊपर हो जाता है तो जो एक्यूज हैं, जो कैदी हैं, वो रिमिशन की एप्लीकेशन संभवतः डालते हैं, लेकिन कंडक्ट देखा जाना ये सरकारी एग्जीक्यूटिव की ड्यूटी है, और उसमें इवन जुडिशरी भी इन्वॉल्व होती है। एक डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, एक कमेटी बनती है, वो पूरा रिव्यू करते हैं। संजय जी, सीरियसनेस को भी समझते हैं, क्योंकि हमने देखा हालिया में बहुत सारे ऐसे मामले रहे हैं और जो ऐसे केसेस होते हैं वो एक नजीर बनते हैं। हालांकि कानून में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हमें पता होने चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि इन सारे फैसलों की वजह से कानून का डर लोगों में खत्म हो जाएगा? आपकी बात से 100% सहमत हूं। क्यों हूं ये भी बोलूंगा। इसलिए सहमत हूं क्योंकि ये बड़े मुकदमे हैं, ये मुकदमे देश के कोने कोने तक, बड़े बड़े मासेस, आप मीडिया कवर कर रहा है। इन मुकदमों में तो ऐसी नजीर बननी चाहिए कि अभियुक्तों, एक्यूज पर्संस की रूह कांपे, वो डर जाएं, सहमे कि अगर इस तरीके का काम करेंगे तो देखिए कितनी सख्ती से कानून है और सख्ती से हमें
हमारा जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि खास तौर से ऐसे मुकदमों में सरकारों को, जुडिशरी को बहुत एक जिसे कहना चाहिए हाई स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना पड़ता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बात में आपकी 100% एक अच्छापन है मेरा ख्याल। जी बिल्कुल झा जी, आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि बिल्किस बानो ने 2 पेटिशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें से एक को रिजेक्ट कर दिया गया है, तो क्या अभी कानूनी प्रक्रिया में ऐसी कुछ चीजें बची हैं जिनका सहारा लेके बिल्किस बानो फिर से अपनी जद्दोजहद को जारी रख सकती हैं? देखिए, यहाँ पे जो सवाल था कोर्ट के सामने वो रिमिशन वाली पिटीशन के संदर्भ में था। मई 2022 में भी एक पिटीशन थी जिस पिटीशन में ये कहा गया था और ये रिमांड बैक किया गया था कि गुजरात, क्वेश्चन उनके समक्ष ये था, उनके सामने ये था कि क्या गुजरात गवर्नमेंट इस केस पे जो एक एप्लीकेशन है रिमिशन की उसको हैंडल कर सकती है या ये केस महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जाना चाहिए, क्योंकि बॉम्बे ने इस पे जजमेंट दिया था, तो बॉम्बे महाराष्ट्र में आता है। तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आप गुजरात में ही भेजिए, क्योंकि गुजरात में ये एपिसोड गुजरात की भूमि में हुआ है, वहां की टेरिटरी में हुआ है, तो वहां की सरकार को इस रिविजन की एप्लीकेशन को डिसाइड करना चाहिए, पहली चीज। और उसी में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बड़े खुलासे के साथ कहा था कि इस वक्त जो कानून है वो 1992 का रिवीजन की जो गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस को निभाते हुए, उनको फॉलो करते हुए आपको ये ऑर्डर करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ये ऑर्डर किया गया है। और उसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट में दोबारा एक पिटीशन डाली गई, जो कि आज जिस पे डिसीजन आया है, और उसमें यह कहा गया है कि ये जो हम इस चीज को रिव्यू नहीं करेंगे, और ये पिटीशन डिसमिस कर दी गई, हम इस चीज का रिव्यू नहीं करेंगे कि वेदर दे हैव फॉलोड द राइट लॉ। और तो उन तथ्यों में उन तथ्यों पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो गई ही नहीं। उन्होंने एप्लीकेशन यानी कि रिवीजन की पिटीशन, नजरसानी की जो एप्लीकेशन है उसको निरस्त कर दिया। बाकी थी 2012 के बाद से हम 2022 में हैं, तब भी लगातार क्राइम में इजाफा होता जा रहा है। संजय के चड्ढा जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने देखा होगा एनसीआरबी का डेटा लगातार चौंकाने वाले आंकड़े पेश कर रहा है। ऐसे में इस केस से जो आने वाली नस्लें हैं, जो आने वाली बेटियां हैं, जो ये उम्मीद करेंगी कि कानून के सहारे से उनको इंसाफ मिलेगा, उनकी उम्मीद कहीं ना कहीं टूट रही है। सेवा जी, बिल्कुल सही आपने कहा। और आज के सूरत हाल, जैसा कि आपने कल के अपने प्रोग्राम में भी किया था, वहां पे हम ये देखते हैं कि किस तर्ज पे जो रिपोर्टेड केसेस हैं, रिपोर्टेड क्राइम हैं, उनका नंबर भी बढ़ता जा रहा है। नए नए तरीके से वुमेन, मैं खास तौर से अपनी खवातीनों के लिए जो कानून है उनकी बात आज कर रहा हूं, क्योंकि प्रोग्राम एक खवातीन के बारे में ही है, हमारी अपनी बेटी जिसे आपने कहा उसके बारे में एक प्रोग्राम हो रहा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, नए नए तरीकों से आज जो है गैर कानूनी काम किए जा रहे हैं और जुल्म और जिसे कहता है कि ऑफेंसेस किए जा रहे हैं। खास तौर से साइबर क्राइम का जो वो है वो कितना बढ़ता जा रहा है, और उसमें वुमेन हरासमेंट हो रहा है, साइबर प्रॉब्लम, तमाम चीजें हैं, मैं उनमें जाना नहीं चाहता। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है कि कानून के होते हुए, सख्त होते हुए, मैं यहां पे ये भी कहूंगा कि कानून सख्त भी है, फिर भी ऑफेंसेस और ये जो जितनी चीजें हैं ये बढ़ती जा रही हैं, दिन प्रतिदिन इसमें इजाफा ही हो रहा है, कहीं कोई कमी नहीं हुई है। तो हमको आज ये टाइम आ गया है, समय है, आज एक हमको रुकना चाहिए, यहाँ पे सोचना चाहिए, एक ऐसे बैठ के चिंतन करना चाहिए, देखना चाहिए कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्या 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 क्रिमिनल साइकोलॉजी है, क्या रीजन है कि ऑफेंसेस लोग करते रहे हैं, कोई कानून का भय नहीं है। और ये अगर कंटिन्यू रहता है, सेवा मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, अगर ये कंटिन्यू रहता है तो ये हम मुल्क को अंधकार की तरफ धकेल रहे हैं, अंधेरे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्या ये सोसाइटी कायम रह पाएगी?
अगर ये इस तरह के इलीगल एक्ट्स और ऑफेंसेस होती रही। आज हमको बैठ के सोच के मनन करने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, और ऐसे मामलों